नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इच्छाओं के पंख दिए हैं, करता हूँ परवाज़ खता, या उससे ऊपर उठने का मुझको कोई राज बता। सबके मन को ठंडक पहुँचे ऐसी वाणी दे मौला, दिल को मिले सुकून मुझे वह कहने का अंदाज बता। एक शख्स एक आवाज़ ऐसी है जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग झिलमिलाते हैं, जिनकी आवाज़ दिल को सुकून देती है। तो ऐसी ही एक आवाज़, एक शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनका नाम है अमीन सयानी जी। तो आइए इनसे मिलते हैं। अमीन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भाई मुझे भी बहुत खुशी है कि यहाँ मैं आया हूँ, लेकिन जो आपने कहा उसमें थोड़ी सी गड़बड़ें थी। एक तो आपने कहा कि दिल को सुकून पहुंचाने वाली आवाज है। जी बिल्कुल। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी आवाज़ वो है जो अपने रेडियो प्रोग्रामों से लोगों के सर में दर्द थोड़ा सा पैदा करती है और उसके बाद में उन्हें वो दर्द दूर करने की गोलियां बेचता हूँ। जी नहीं। और तब भी अगर वो दर्द न दूर हो तो मैं उनको बेचता हूँ टूथपेस्ट कि मुस्कुरा कर दर्द सही लीजिए। अमीन जी, आपको नहीं पता इस जादू के बारे में कि आवाज़ आपकी सुनकर लोगों के दिलों को कितना सुकून पहुंचता है। भाई वो सुकून पहुंचे पर पहले एक छोटी सी बात और बता दूं मेरे नाम के बारे में। हाँ, आपने जो सयानी कहा, मैं सयानी नहीं, मैं सयाना हूँ, मगर नाम है सायानी। सायानी, अमीन सायानी। मुझे आप अमीन भाई कहिए या अमीन अंकल कहिए। नहीं नहीं, अमीन अंकल मत कीजिए, अमीन भाई कहिए। तो दर्शकों, इन्होंने 54,000 से भी ज़्यादा प्रोग्राम दिए हैं और 19,000 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स सिंगल्स दिए हैं। इसीलिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसके अलावा इन्होंने मीडिया डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में भी काफ़ी काम किया है। आप देख रहे हैं हेलो डीडी, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अमीन सयानी जी से। तो अमीन जी, हमें बताइए, क्या आपने 7 साल की छोटी उम्र से ही बोलना शुरू कर दिया था? तो इसके पीछे आपकी प्रेरणा कौन रहे थे? बोलना तो मैंने बचपन से किया था। सबसे पहला जुमला जो मुझे बहुत याद था और सब लोग मुझे छेड़ा करते थे उसके बारे में, मैं हमेशा कहता था कि यार ये फेयर नहीं है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि मुझे उस जमाने में बहुत ये ख्याल था कि हर चीज़ सही होनी चाहिए है। वो हम लोग उस ज़माने के बहुत थे जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और गांधी जी, नेहरू, पटेल, आज़ाद, ये सब हमारे नेता थे जिनके करीब भी मुझे आने का मौका मिला। वो कभी बताऊंगा आपको। तो ये सत्य सही बात हो तो ये फेयर नहीं है, ये मेरा बहुत फेवरेट जुमला था। तो ये बोला ज़्यादा करता था मैं। मगर हाँ, रेडियो पर बोलना मैंने 7 साल की उम्र में शुरू किया और मेरे बड़े भाई हमीद जो थे वो बहुत मशहूर ब्रॉडकास्टर थे अंग्रेजी में, और अंग्रेजी ही में उन्होंने मुझे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर ले जाना शुरू किया। और वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करवाई, यानी कभी बड़े लोगों के प्ले में एक छोटे से बच्चे का रोल करा देना या कहीं चिल्ड्रंस प्रोग्राम में हिस्सा लेना। तो इस किस्म के बहुत सारे प्रोग्राम किए और करते करते धीरे धीरे कॉलेज का ज़माना भी आया, तो तब भी बहुत सारे ड्रामे और फीचर्स और कंपेयरिंग ये वो अंग्रेज़ी में किया करता था मैं। तो इस तरह से मेरी इब्तिदा हुई अंग्रेज़ी में। अब आप पूछेंगी कि अंग्रेज़ी से हिंदुस्तानी में कैसे हुए? ये मैं बाद में पूछूंगी, पहले फ़ोन ले लेती हूँ। शैला का फ़ोन है औरंगाबाद से। क्या नाम बताया? शैला। शैला, हेलो हेलो। शैला शर्मा रही हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, अमित जी के साथ बात करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अपना सवाल कीजिए। हाँ, आपका जो प्रोग्राम हम लोग सुनते थे बिना का गीतमाला, वो हमें बहुत ही अच्छा लगता था। अच्छा अच्छा। हाँ, और हमें ये सवाल पूछना है कि वो जो आवाज को आपका सुनने में जितना अच्छा लगता है, वो आपको गॉड गिफ्ट है या आपने उसके पीछे कोई मेहनत की है? पहले तो मैं इतना बता दूं कि शुरू में कई वर्षों तक 1952 से लेकर 1983 तक उस प्रोग्राम का नाम जो था वो बिना का गीतमाला था।
फिर वो सिबाका गीतमाला बन गया, और उसके बाद वो बन गया कोलगेट सिबाका गीतमाला। अभी अभी 1-2 हफ्तों पहले तक, वो 2 साल से चल रहा था प्रोग्राम कोलगेट सिबाका गीतमाला विविध भारती के 29 स्टेशनों पर। तो अब तक जो आप वो प्रोग्राम सुनती रही थी पहले और अब सुन रही हैं, तो वो वही गीतमाला प्रोग्राम है। नाम थोड़ा बदलता गया और उसका फॉर्म है वो बदलता गया, लेकिन कोशिश ये करें, जो भी सुनने वाले आज का प्रोग्राम सुन रहे हैं और फ़ोन करें, और आप भी प्लीज़ आप सिर्फ गीतमाला कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने कहा कि ये आवाज़ गॉड गिफ्ट है या खुद पाई, तो भाई राज की बात बताऊं, मेरी आवाज़ कभी अच्छी थी ही नहीं। मैं तो बस जो सोचता हूँ, जो समझता हूँ, जो थोड़ी बहुत सूझबूझ है मुझ में, जो दिल की बात है वो मैं कहता हूँ। कोशिश यही रहती है कि दिल की बात दिल से दिल तक पहुँचे, और यही मेरी अब तक कामयाबी जो भी थोड़ी बहुत है उसका राज है। अमीन भाई, आपने बताया गीतमाला के बारे में, तो ये काफी लंबा चला था ये प्रोग्राम, और बहुत आज लंबा। भी चल रहा है। तो मतलब तब से लेकर आज तक ये प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें कोई चेंजेस आए अब? हाँ, शुरू में देखिए 2-3 चेंजेस आए, जो मोटे मोटे चेंजेस मैं बताता हूँ। सबसे पहला चेंज ये था कि शुरू में ये आध घंटे का प्रोग्राम था रेडियो सिलोन पर, जी। और उसमें वो काउंटडाउन नहीं था, हिट परेड नहीं था। ये हम 7 गाने अच्छे अच्छे चुनकर बजाया करते थे, और उसमें एक प्राइज होता था। अच्छा। तो ये शुरू हुआ यूं कि लोग सोचते थे कि अंग्रेजी स्टेशन जो था रेडियो सिलोन का, वो उसमें इसी किस्म का प्रोग्राम आता था। 100 रुपए का प्राइज होता था, जिसमें करीब 400-500 लेटर्स आते थे। तो लोगों ने सोचा यहाँ हिंदी सर्विस पर करके देखे, शायद अगर 400-500 नहीं तो 40-50 लेटर्स तो आएंगे ही आएंगे। तो सबसे कम पैसों में मुझे 25 रुपए फी हफ्ता वो प्रोग्राम करना पड़ा। उसमें कहा गया था कि आप प्रोड्यूस भी करेंगे, लिखेंगे भी, बोलेंगे भी, और लेटर्स जो आएंगे वो सॉर्ट भी करेंगे। 40-50 लेटर्स में क्या बड़ी बात। तो मैंने कहा हाँ जी, मुझे तो बस करना है, मैं करूँगा ज़रूर। तो पहला ही प्रोग्राम जो किया हमीद भाई ने, जो मुझे अंग्रेजी में सिखाया था, वो सारा हिंदुस्तानी में ढाल कर हमने उसको खूब जोरों में स्क्रिप्ट बनाई, और सुबह 4 बजे उठकर काम करते थे उस पर। अब जब पहला ही प्रोग्राम हुआ तो कितने लेटर्स आए मालूम है? जी, कितने? अंदाजा था कि 40-50 आएंगे। 9,000 लेटर आए अरे वाह। पहले ही प्रोग्राम में। और साहब ये प्रोग्राम चल पड़ा। उसके बाद 1 साल तक इतने लेटर्स आने लगे, हफ्ते में 60,000 65,000। तो फिर क्लाइंट ने भी सोचा, हम लोगों ने भी सोचा कि लेटर्स इतने आते हैं कि दफ्तर में बैठने की जगह नहीं है, तो बेटर ये होगा कि हम कट करें कंपटीशन, उसको 1 घंटे का हिट परेड प्रोग्राम बना दें, जिसमें संगीत सीढ़ी हो और गाने ऊपर चढ़ें और नीचे उतरें पायदानों पर। तो ये हमने फिर उसको बनाया 1954 से। फिर 1980 करीब 1994 तक वो चलता रहा। सिलोन पर चला 89-88 तक, उसके बाद विविध भारती पर भी चलता रहा, और उसके बाद कुछ अरसा बीच में बंद हो गया था, और अभी 2 साल पहले फिर शुरू हो गया था। अमीन भाई, हमारे पास फोन है अहमदनगर से इरफान शेख का। हेलो हेलो। अमीन साइनी साहब। हाँ इरफान भाई। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अच्छा, उठते बैठते सोते जाते सिर्फ आप ही की नकल करता रहता हूँ क्या बात सर। तो मैं आपसे सवाल आप ही की आवाज में पूछ लेता हूँ। अरे मेरी आवाज में? तो सर ये ब्रॉडकास्टिंग क्या है भाई? ये आपकी आवाज कभी ये ब्रॉडकास्टिंग आधी आधी आ रही है आवाज। ब्रॉडकास्टिंग में हाँ। आपके कौन कौन से कार्यक्रम आ रहे हैं? अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं इरफान कि ये जो स्टाइल था ना, इसकी वजह थी हैं? इसकी वजह ये थी कि हमारा जो स्टूडियो उस ज़माने में था, सेंट जेवियर्स कॉलेज के टेक्निकल इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग स्टूडियो था, जहां हमारे रेडियो सिलोन के प्रोग्राम रिकॉर्ड होते थे। तो वहां बाहर स्टूडेंट्स का बड़ा शोर होता था, कॉलेज था ना, मैं भी उसी कॉलेज में एक स्टूडेंट था। तो रिकॉर्डिस्ट हमारे कहते थे कि देखो बाहर बहुत शोर हो रहा है, तो मैं ये फेडर जो है जो कम रखता हूँ, तुम ज़रा चिल्लाओ। तो उस तरह चिल्लाते चिल्लाते ये स्टाइल चल पड़ा, और
उसके बाद चलता रहा। तो इरफान, जो जिस स्टाइल की तुम नकल करते हो उस स्टाइल में अब मैं नहीं बोलता, लेकिन दुनिया भर में करीब 200 रेडियो स्टेशनों के अनाउंसर इसी स्टाइल में बोलते हैं, और जब मैं सुनता हूं तो मैं कहता हूं, अरे बाप रे, क्या मैं ऐसा बोला करता था। तो उन्हें सुन सुन कर मैंने स्टाइल अपना बदल दिया। अब तो यूं बोलता हूं जैसे आप हो, मैं हूं, आपस में सरगोशियां हो रही हों, प्यार की बातें हो रही हों, तो उसमें चिल्ला चिल्ली की जरूरत नहीं है। प्यार से बात करो इरफान, अब से स्टाइल बदल दो। अगला फोन है हमारे पास संजीव का, मुंबई से। हेलो हेलो हेलो। हेलो। अमीन जी। हाँ हेलो हाँ जी, नमस्ते। जी, जरा साफ बोलिए। हाँ जी। हाँ। मैं नमस्ते कर रहा हूँ। मैं, अच्छा भाई, मैं भी नमस्ते कर रहा हूँ भाई। आपके लिए मतलब आपकी तारीफ में कुछ कहूँ इससे पहले तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं, मेरी तारीफ में कुछ मत कहो, सवाल पूछ। ये कि मैं चुपी हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ, एक अनुरोध करना चाहता हूँ मैं। जी करिए। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने कोई चलचित्र के लिए या कोई पिक्चर के लिए कभी अपना आवाज पेशकश की है क्या? कोई बैकग्राउंड में कोई थोड़ा सा भी, कोई डायलॉग, संवाद किधर भी, ये जानना चाहता हूँ। किसके लिए टेस्ट किया? इन्होंने पूछ रहे हैं कि आपने किसी पिक्चर के लिए कोई हाँ। अपना हाँ हाँ आवाज हाँ दी हाँ है? हाँ भाई, देखो, अच्छा अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, बड़ा प्यार से मैं उसको जवाब देता हूँ। संदीप था ना? जी हाँ, संजीव। तो संजीव भाई, ऐसा है कि मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मैं सोचता था कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। और साहब, मुझे बहुत शौक था कि मैं स्टेज पर तो काम करता ही था, बहुत ज़बरदस्त काम करता था। ज़बरदस्त मैं कह रहा हूँ, पता नहीं लोगों को कैसा लगता था, मगर मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो साहब, वो मैं सोचता था कि स्टेज क्या चीज़ है, मैं तो फिल्म स्टार बनना चाहता हूँ। तो दिलीप कुमार की तरह मैं ज़रा बाल बढ़ाकर और ज़रा झूम झाम कर उन्हीं के स्टाइल में बोलने की कोशिश करता था, और राज कपूर के स्टाइल में ज़रा पैंट ऊंची करके मैं घूमता फिरता था, चार्ली चैपलिन की तरह। तो मगर कोई मुझे रोल नहीं देता था। आखिरकार जब लोग आने लगे मेरे पास, तो या तो वो मुझे अनाउंसर का रोल दें या तो फिर विलन का रोल दें। मैंने कहा, मैं हीरो बनना चाहता हूँ, विलन नहीं बनना चाहता, ना कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करूँगा काम। तो कहने लगा, अच्छा चलो भाई, अनाउंसर बन के आओ। तो 2-4 फिल्मों में मैंने अनाउंसर का काम किया। अगर आप देखें तो शायद आपको वो अमीन सायानी, एक नौजवान जो हुआ करता था किसी ज़माने में, वो नज़र आ जाए। एक सबसे पहली फिल्म थी भूत बंगला। भूत बंगला में 2 गाने थे, एक महमूद ने स्क्रीन पर गाया था, एक तनुजा ने गाया था, और दोनों में मैंने अनाउंसिंग की थी, और सूट वूट लगाकर काफ़ी। और उसके अलावा भी 2-3, ये दिल किसको दूं, और ऐसे 2-3 फिल्में आई, जिनी और जॉनी। इनमें मैं अनाउंसर के रूप में स्क्रीन पर आया। बस उसके बाद किसी ने मुझे एंट्री नहीं लेने दी फिल्मी दुनिया में, तो मैं सीधा साधा अनाउंसर ही रहा आपके सामने। अमीन भाई, अगला फोन है गौतम का, अलीबाग से। गौतम। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, गौतम बोलिए। अमीन साहब, हाँ गौतम बिंगाड़े अलीबाग से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए, बहुत अच्छी जगह है, मैं गया नहीं, लेकिन सुना है बड़ी खूबसूरत जगह है। बोलिए। हाँ, आप आइए एक बार। मैं आऊंगा जरूर। हाँ, उसमें अभी सबसे आपको कहना ये था हाँ कि हम एकदम छोटे थे, 8-9 साल के थे, हाँ। तब से आपका प्रोग्राम बिना का गीतमाला, अब कितने साल के हैं आप? थे वॉल वाले, अब कितने साल के? हम सुनते आए थे, अच्छा और तब से आपके हम बहुत बड़े चाहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। और लेकिन अभी इतने साल के बाद भी आपकी आवाज में जरा भी फर्क नहीं आया है। हम्म। जैसे उस जमाने में हम छोटे थे, तभी आपका आवाज जितनी जवान थी उतनी जवान आज भी है। तो आप जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ? अच्छा मैं, और हम अभी और आपसे बात करना चाहते हैं हाँ कि अभी आजकल के जमाने में इतने रेडियो चैनल हो गए हैं, हाँ। FM चैनल हो गए हैं, हाँ इसके ऊपर कोई भी एक चैनल पे आपका कोई प्रोग्राम हो हमेशा रेगुलर, ये हम चाहते हैं। अच्छा। अभी ऐसा है, पहली बात कि ये आवाज़ में फ़र्क क्यों नहीं आया? आवाज़ में तो आ गया फ़र्क, शुक्र है कि आ गया। अभी मैं ज़रा शरीफाना स्टाइल से बोलता हूँ। उस ज़माने में बहुत हंगामे किया करता था, जैसे आजकल के नौजवान FM पर धूम धाम इंग्लिश हैं, झूम झाम और बिंदास बोलते हैं ना, मैं भी उस ज़माने में बोला करता था। अब ज़रा मैं थोड़ा शरीफ हो गया हूँ, है। लेकिन प्रोग्राम मेरे कौन से आते हैं देखो, एक तो गीतमाला जो कि 29 सिटीज़ पर आया करता था। अभी 2 हफ्तों पहले कुछ सर्विस टैक्स के मामले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो उसके बारे में फिर शुरू हो जाएगा जल्दी, मेरा ख्याल है।
उसके अलावा एक प्रोग्राम नया एफएम पर शुरू हुआ है, रेड एफएम पर 93.5। इस प्रोग्राम में जो कि हर सैटरडे को माफ कीजिए हर संडे को रात के 8 से 10 बजे आता है रेड एफएम पर संडे को। इसमें मेरे पास जो खजाना है इंटरव्यूज़ का वो मैं पेश करता हूँ एडिट कर करके। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, लिरिक राइटर्स और सिंगर्स का प्रोग्राम आता है, 2 घंटे का। नाम है उसका संगीत के सितारों की महफिल। लेकिन ये सिर्फ बम्बई और कलकत्ता और दिल्ली में सुनाई देगा हर रविवार की रात 8 से 10। बाकी शहरों में पता नहीं कब आएगा, एफएम वहाँ आता है तो सुनाई देगा। और बाकी छोटे मोटे प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पर, दूरदर्शन पर, जैसे आज का प्रोग्राम है, ये चलता रहता है, लेकिन ख़ास प्रोग्राम वो है। हाँ, हिंदुस्तान के बाहर मेरे बहुत सारे प्रोग्राम रहे, जैसे कि यूएई में बहुत सारे प्रोग्राम रहे, बीबीसी लंदन में बहुत सारे प्रोग्राम रहे, बीबीसी का जो एथनिक रेडियो नेटवर्क है जो अलग अलग शहरों में इंग्लैंड के जाता है, वहाँ प्रोग्राम किए मैंने। और अमेरिका, कनाडा, यूएसए में भी प्रोग्राम किए, स्पॉट्स वगैरह भी वहाँ चले, मॉरिशस और फिजी, साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड, ऐसे बहुत सारे मुल्कों में, न्यूजीलैंड, थोड़े थोड़े कुछ हंगामे होते रहे। अमीन भाई, जो आपने बताया कि बाहर के देशों में जो आपके प्रोग्राम होते हैं, तो क्या इंग्लिश बेस होते हैं या हिंदी में होते हैं? नहीं, इंग्लिश में बोलना मैंने जब से रेडियो सिलोन ज्वाइन किया था, मतलब रेडियो सिलोन का जो दफ्तर, एजेंसी का दफ्तर यहाँ था, उसे ज्वाइन किया, तब से हिंदुस्तानी में मैं पूरी तरह ढल गया। उसके बाद अंग्रेजी प्रोग्राम सिर्फ एक किया था जिसका नाम था बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट। हमारे बड़े भाई उसे किया करते थे, 75 में उनका इंतकाल हो गया और मुझे वो प्रोग्राम संभालना पड़ा। तो कई वर्षों के बाद फिर मैं लौटकर हिंदुस्तानी से अंग्रेजी में आया था और 8 साल वो प्रोग्राम किया विविध भारती पर। लेकिन उसके अलावा सारा का सारा जो मेरा ब्रॉडकास्टिंग है हिंदुस्तानी में रहा है। हाँ, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के लिए एक सीरीज मैंने म्यूजिक पर, इंडियन म्यूजिक पर अंग्रेजी में ज़रूर की थी, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन फिल्म म्यूजिक टू द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। बस ये इतना किया, बाकी सारा का सारा हिंदुस्तानी। दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि जब वो हमसे बात करते हैं तो अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें, जिससे कि हम आवाज़ आपकी साफ सुन सके। इस समय हमारे पास फ़ोन है संतोष का, पुणे से। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते संतोष। मैं पुणे से बोल रहा हूँ, शिरूर से। अच्छा। नारायण ग्राम है हमारा इधर, हाँ। शिरूर तहसील में। हाँ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था अमीन जी। हाँ, बोलिए। आपको मराठी समझते थे? मराठी वाला येत पण जास्ती नाही, थोडा थोडा मराठी बोलू शकतो मी तुमचं? अब बोलू शकतो, मगर आप मुझे हिंदी में पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ, मगर जरा आहिस्ते से बोलिए, हाँ, बहुत जोर से बोल रहे हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे जितनी मालूमात है, आपकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग पुणे में भी हुई थी ना? मैं पूना में बहुत बचपन से आता रहा हूँ और वहाँ क्लब का मेंबर भी हूँ और मैं आता जाता भी रहता हूँ, अभी आने भी वाला हूँ थोड़े दिनों के बाद। तो हमारा पुणे आपको कैसा लगता है साहब? भाई, पुणे शहर बहुत ही अच्छा है। एक जमाने में तो इतना खूबसूरत हुआ करता था, अब जरा भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई है। हाँ। बम्बई की तरह होने लगा है। लेकिन पुणे में एक बात और है कि वो ये कला और शिक्षा का, मेरे ख्याल से देश में ऐसा कोई शहर नहीं है। भाई, हर इंसान को अपना शहर बहुत प्यारा लगता है। हाँ। जैसे मुझे मुंबई बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन पुणे भी हाँ। और अच्छे शहरों की तरह, हाँ। मेरा ख्याल है इसमें पोटेंशियल भी बहुत है। हाँ। जो है वो भी अच्छा है और भी अच्छा हो सकता है। हाँ। जो अच्छाइयाँ हैं शहरों में, हाँ। उन अच्छाइयों को अगर हम सब मिलकर हाँ। उन अच्छाइयों को सुधारें और बढ़ाएं और जितनी बुरी चीजें हैं वो हटाएं, तो हर शहर खूबसूरत बनने लगेगा। बराबर है। हैं? जैसे कचरा, वेस्ट मैनेजमेंट, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। वेस्ट मैनेजमेंट, हर शहर में कचरा इतना जमा होता है, अगर हम लोग सब मिलकर उसको देखें कि एक तो गीला सूखा कचरा आजकल ये चल पड़ा है कि अलग रखिए ताकि उसे ले जाने में, फेंकने में आसान हो, तो ये भी करना चाहिए। इधर उधर कचरा न फेंकें, बहुत संभाल कर अपने घर को, अपने आसपास के मोहल्ले को, हर जगह साफ सफाई के साथ रखें, तो देखिए हर शहर, पुणे क्यों, बम्बई क्यों, हर शहर स्वर्ग लगने लगेगा। ठीक है साहब। साहब, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मैं जल्दी कहिए क्योंकि बहुत सारे कॉल और हैं। जिस शहर से बोल रहा हूँ ना, शिरूर से, वो
वो हमारे शहर में एक तबला वादक थे, लालजी गंगावनी, हाँ उनका नाम। और उन्होंने जो तबला बजाना, ढोलकी तबला बजाने की उनकी ऐसी खासियत थी। हाँ। मैं आपको उनका एक गीत बताता हूँ, नहीं, आपको गीत अभी सुनाएंगे? सिर्फ बताता हूँ इन गीत का जो तबला बजाएगा आप, पाकीज़ा फिल्म का। अच्छा। 300 बने अच्छा अच्छा इन्हीं लोगों ने, उन्होंने तबला बजाया है। अच्छा तो मैं ऐसे शेर से बोल रहा हूँ, लालजी गंगावनी के शेर से। अच्छा अच्छा हाँ, और आपसे मुझे ये पूछना था हाँ। कि आपकी आवाज हाँ। और आपका व्यक्तिमत्व जो इतना बहुत अच्छा है, हाँ। तो आपने फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई किया? अभी आप सुन रहे थे ना, थोड़ी देर पहले मैंने किसी को जवाब दिया था दिया। कि लोग मुझे खामखा विलन बनाना चाहते थे, मैं नहीं बना, इसलिए मैं अनाउंसिंग में ही रहा। अच्छा साहब, अब बहुत शुक्रिया भैया संतोष। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे एक और साहब। जी हैं, अशोक गुप्ता। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। अमीन से आनी जी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ जी, जी, आप बात बोलिए। कर रहे हैं मुझसे, बोलिए। सवाल पूछना है ना? हाँ, आपके सामने है, आप अपना सवाल कीजिए। बोलिए। अमीन से आनी जी नमस्कार। नमस्कार। आप रेडियो के प्रोग्राम में तो बहुत दिखाई देते हैं, हाँ हाँ बोलिए। लेकिन दूरदर्शन के प्रोग्राम में आपको बहुत कम देखा गया है, ऐसा अच्छा। क्यों? अभी एक बात बताऊं, आपने इतनी बड़ी बात कही जिसका कोई जवाब नहीं, बल्कि हम जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, रेडियो वाले, वो हमेशा कहते हैं कि सबसे अच्छा रेडियो प्रोग्राम वो है जो दिखाई दे। हैं, तो आपने कहा आप दिखाई देते हैं रेडियो पर, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुबारकबाद। तो भाई दूरदर्शन पर भी मैं आया हूँ, एक बार गीतमाला के ही मैंने 31 प्रोग्राम भी किए हैं। टीवी2 के प्रोग्राम में। मगर ज्यादा मैं रेडियो की दुनिया में ही रहता हूँ, क्योंकि बचपन मेरा शुरू से ही रेडियो में ही गुजरा। रेडियो यूं समझिए कि मेरी पहली बीवी है, और मैं हमेशा उससे बहुत प्यार करता हूँ, और काम मिलता जाता है तो मैं करता जाता हूँ। अमीन भाई, जैसा कि आपने बताया था कि आपने अंग्रेजी के प्रोग्राम काफी किए हैं और फिर आप पॉपुलर हुए हिंदी के प्रोग्राम से, तो हिंदी का इतना अच्छा उच्चारण, इतना अच्छा बोलने का अंदाज आपको कहाँ से आया, कहाँ से सीखा आपने? भाई मैं दो बातें इसके बारे में बताऊंगा। एक तो ये कि मेरी माताजी जो थी वो गांधी जी की शिष्या थी। अच्छा। तो गांधी जी ने उनसे कहा था एक बार, वो अम्मा एडल्ट एजुकेशन में काफ़ी काम किया करती थी, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि बेटा तुम एक ऐसा अखबार शुरू करो नव साक्षरों के लिए, जो कि सरल भाषा में हो, हिंदुस्तानी में हो। तो हिंदुस्तानी वो बनाना चाहते राष्ट्रभाषा, फिर वो हिंदी बन गई। खैर, हिंदुस्तानी बड़ी आसान भाषा है जिसमें तमाम भाषाएं आके सम्मिलित हों, और वो उन्होंने कहा कि बेटा तुम 3 लिपियों में इसको शाया करो, तो उर्दू लिपि, देवनागरी यानी हिंदी लिपि, और गुजराती लिपि। तो ये हमारे घर में एडिट भी होता था, पब्लिश भी होता था, और छपता भी था। अच्छा। तो मैंने इसमें एक प्यून की तरह शुरू किया काम, और धीरे धीरे भाषा भी सीखता गया, लेकिन लिखित रूप की भाषा सीखता गया, क्योंकि मेरी जो तालीम हुई थी ज़्यादातर शिक्षा वो सारी गुजराती और अंग्रेजी में हुई थी। हिंदी मैंने लिखना पढ़ना, सरल हिंदी, उर्दू मैंने इस तरह सीखना शुरू किया, लेकिन बोलने में मेरे गुजराती भी आती थी, मराठी भी आती थी, अंग्रेजी भी आती थी, और थोड़ी बहुत पंजाबी और बंगाली भी आ जाती थी। तो मैं बिल्कुल खिचड़ी भाषा बोला करता था, मुंबई का रहने वाला था। तो अब फिर जब हिंदी प्रोग्रामों में, रेडियो सलोन में बोलने का ज़रा सा मौका मिला, तो मैं बहुत घबराया कि यार मैंने उर्दू नहीं सीखी और हिंदी नहीं सीखी, मैं इस मैदान में कदम कैसे रखूँगा। लेकिन इतने में उसी अखबार के ज़रिए, जिसका नाम था रहबर यानी पथ निर्देशक, रहबर के ज़रिए मुझे कबीर दास जी का एक दोहा पढ़ने को मिला, और वो दोहा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग भूयो, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैंने कहा यार पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ नहीं की, पोथियां तो नहीं पढ़ी हिंदी उर्दू की, लेकिन प्यार बहुत है अपने दिल में, चलो कूद पढ़ो तुम। फिर इस तरह से धीरे धीरे बोलते बोलते मैंने हिंदी बोलना और उर्दू बोलना और लिखना पढ़ना शुरू किया। अमीन भाई, जबकि आपकी हिंदी की भाषा में किसी दूसरी भाषा का पुट नहीं मिलता, बिल्कुल लगता है शुद्ध हिंदी आप बोल रहे हैं। अगला फोन है अहमदाबाद से जिग्नेश का। हेलो जिग्नेश। हेलो। नमस्कार अमीन साहब। हाँ जी बोलिए। अमीन साहब नमस्कार। नमस्कार भाई।
कैसे हैं आप? मैं बहुत जोरों में हूँ, आप कैसे हैं? बड़ा कंफर्ट है आपकी आपकी आवाज सुन के बहुत ही सुकून मिलता है साहब आजकल। अच्छा, विविध भारती से आपकी आवाज सुनते हैं। अरे वाह वाह। पहले आपको सुनना पड़ता था रेडियो सिलोन पे, हाँ हाँ, जो काफी मुश्किल वाली बात थी हमारे लिए। अच्छा, आजकल काफी अच्छा है, विविध भारती पे सुन पाते हैं। हाँ हाँ, हमारी माता जी जो अभी 50 साल की हो चुकी है, वो भी आपकी बड़ी फैन है। अरे वाह वाह। भाई मेरे प्रोग्रामों में देखो जिग्नेश, बात ये है कि मैं हमेशा कोशिश ये करता था हाँ जी, कि बड़े और छोटे हमेशा साथ मिलकर हमारे प्रोग्राम का मजा लें, क्योंकि मेरे ख्याल से फैमिली हमारे देश की सबसे बड़ी चीज है, परिवार। उस परिवार में एकता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा देखा कि जो जो हम नौजवान थे तो सोचते थे कि यार ये बड़े बूढ़े क्या जानते, हम ज्यादा जानते, और जरा हम बड़े हुए तो हमसे छोटे जो थे, छोटे भाई बहन तो खैर मैं नहीं, मैं सबसे छोटा भाई था, मेरे जो कजन वगैरह थे मुझसे छोटे, वो कहते हैं ये क्या जाने, हम ज्यादा जानते हैं। और फिर वो जब बड़े हुए, उनके बच्चे हुए, मेरा बेटा हुआ, तो इत्तेफाक से मेरा बेटा मेरी तरह काफी मुहज्जिब है, अच्छा शरीफ लड़का है, मगर उसने भी सोचा होगा कि यार डैडी जो है कभी कभी पागलों की तरह बात करते हैं। तो हमेशा मैंने सोचा कि ये जनरेशन जो गैप है ना, दादी दादा, माँ बाप, बेटा बेटी, और फिर उनके बच्चे, बहू घर में आना, इन सब में एक छोटा सा प्यार भरा अगर रिश्ता हो तो कितनी अच्छी बात है? क्योंकि हम सबको साथ मिलकर काम करना है। जैसे देश के तमाम लोगों को, सभी धर्म वालों को, सभी जातियों वालों को साथ मिलकर इस देश को अच्छा खुशहाल बनाना है, उसी तरह हम हर परिवार को सुखी अगर बनाना है, अच्छा समृद्ध बनाना है, जोरदार बनाना है, और साथ में मजे भी लेना है, तो प्यार होना चाहिए, समझना चाहिए एक दूसरे को, बातें करनी चाहिए एक दूसरे को। हर कम्युनिकेटर जो बहुत सारे लोगों से बात करता है वो अपने परिवार में जरा खामोश रहता है। तो मैंने ये एहसास था मुझे कि मैं परिवार में चाहे खामोश रहूं या न रहूं, मैं बाहर जब रेडियो पर बोलूं ऐसा लगे कि सब लोग मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं और सब सुने। तो ये छोटे बड़े बहुत सब सुना करते, तो इसलिए इनकी अम्मा जो 50 साल की हैं उनको भी शायद अच्छा लगता है मेरा प्रोग्राम सुनना। जी अमीन भाई, अगला हमारे पास फोन है गुजरात से मयूर नायक का। हेलो, कहाँ से है ये? गुजरात से। मैं गुजरात के किस शहर से? हेलो, कचौली। आवाज की दुनिया के जादूगर अमित सयानी जी, आपको मेरा नमस्कार। अरे बाप रे। हाँ, अच्छा जी, नमस्कार। आप लगभग गीतमाला प्रोग्राम से काफी पुराने दौर से जुड़े हुए हैं। कितने साल से आप जुड़े हुए हैं? 1952 से। हाँ, तो उस साल का उस दौर का जो संगीत था, फिल्म संगीत, और आज के दौर का जो संगीत है, उसमें आपको क्या डिफरेंट लगता है? ऐसा है कि हर जमाने में संगीत का स्तर, संगीत का स्टाइल बदलता रहता है, जैसे कि जमाना बदलता है। अब आजकल के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर आ गया साहब, टेलीविज़न आ गया, उस ज़माने में तो टेलीविज़न भी नहीं था। तो ऐसी चीज़ें, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, जैसे बाहर के इन्फ्लुएंसेस आते जाते हैं हमारे देश में, ज़माना बदलता जाता है। तो इस बदलते हुए ज़माने में जाहिर है कि संगीत भी बदलेगा। हमारे ज़माने में सुकून था, शांति थी, हम प्यार भी करते थे तो बड़े प्यार से धीमे से करते थे। गाने भी उस जमाने के मोहब्बत के जो थे, अभी आजकल मैं जो एफएम पर कर रहा हूँ, रेड एफएम पर प्रोग्राम हर रविवार को 8 से 10 तक बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में, तो उसमें 2 तरह के संगीत को मैं पेश करता हूँ। आधे में होता है नया संगीत, नए गायक या राइटर या म्यूजिक डायरेक्टर, और उसके बाद सेकंड हाफ में होते हैं जरा ओल्ड सीनियर लोग। तो ओल्ड सीनियर लोग का संगीत जब हम सुनते हैं तो पता लगता है कि जरा चाल धीमी है, आराम है, सुकून है, वो रुक कर अपने जीवन के बारे में सोचने का समय उनको मिलता था। आज जमाना बदल गया, धूमधाम है, जेट स्पीड। तो फिर आज के ज़माने में वो स्टाइल अच्छा नहीं लगता शायद। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर इंसान, चाहे वो नौजवान हो या बच्चा हो या बालिग हो, प्राउड हो या बूढ़ा हो या मेरी तरह, मतलब थोड़ा उम्र में बड़ा हुआ, बाल सफ़ेद, तो सब के दिल में एक ख्याल ये हो कि जीवन जो है
और संगीत जो है ये एक धारा है, उसे विचारधारा कहिए या सुर धारा कहिए या जीवन धारा कहिए, जो भी कहिए, वो जमाने के किनारों से लगकर आगे बढ़ता है। वो नदी जो है, वो धारा जो है वो बढ़ रही है आगे। तो वो जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब का ख्याल करते हुए आगे बढ़ो। मतलब परंपरा जो हमारी है, जो पुरानी चीजें, उसे भूलो नहीं। और ये लोग करते हैं। कोई भी अगर दूरदर्शन पर या किसी और सैटेलाइट चैनल पर जो संगीत के एमेचर सिंगर्स के प्रोग्राम आते हैं, उसमें आप देखेंगे कि नए नए बच्चे आकर पुराने गाने गाते हैं। अभी मैंने देखा एक, मेरा ख्याल 7-8 बरस का बच्चा, पिया मिलन को जाना, 1940 में शायद रिकॉर्ड हुआ होगा, वो गाना पंकज मलिक का गा रहा था और बड़े मजे लेकर गा रहा था। तो भाई वो पुरानी चीजें अगर हम भूले ना, वो तो खजाना भी हमारा, वो भी रखिए, नई चीजों को भी मिलाइए उसमें। देखिए, इसमें मुझे गांधी जी की एक बात याद आ रही है। वो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरा दिमाग, मेरे एक ऐसा कमरा हो जिसकी सारी खिड़कियां खुली हुई हों, हैं, और उन खिड़कियों से सारी दुनिया से हवाएं आएं और जाएं। मुझे कोई परवाह नहीं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पाँव इतने मजबूत होने चाहिए कि वो पाँव मेरी जमीन से उखड़े ना। तो मैं उस जमीन से जो पा रहा हूं और पा चुका हूं वो भी बरकरार रहे, जो हवाएं बाहर से आती हैं उनका भी मैं मजा लूं। तो ये बहुत जरूरी है कि म्यूजिक तो बदलेगा, ठीक है, आजकल जरा धूमधाम ज्यादा है, आजकल सोचने का टाइम कम है, ये भी अच्छा है, ये भी सुनकर मजा आता है। और ऐसे में कभी कभार ऐसा म्यूजिक आ जाता है जो कि कल और आज का संगम है। एक गाना जो आजकल बहुत चला है, अवार्ड भी पाए हैं, साथिया का गाना है, टाइटल गाना, आप उसे सुने तो उसमें क्लासिकल म्यूजिक भी है, करंट वेस्टर्न म्यूजिक भी है, चाल में कभी पुरानी बात भी आ जाती है, नई बात भी आ जाती है। रहमान साहब का म्यूजिक है, और गुलजार साहब ने क्या लिखा है साहब उसमें, अरे उसमें लॉन शब्द भी है जो अंग्रेजी का शब्द है, मगर साहब उसमें हर चीज ऐसी परंपरा की है कि बस मजा आ जाता है। अमीन भाई, हम फोन ले लेते हैं, लातूर से है भीमा शंकर का। भीमा शंकर, हेलो। आप लगते भी भीमा शंकर हैं। हेलो सयानी साहब। हाँ जी, नमस्ते जी, मैं भीमा शंकर स्वामी बोल रहा हूँ। हाँ जी भीमा। पहले जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, हाँ। तो आपकी जो गीतमाला है उसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे। अरे वाह। और पॉपुलैरिटी भी वो टाइम पीक पे थी। अभी जो रिसेंटली 2 साल पहले शुरू हुआ, तो पहले का जो ग्लोरियस टाइम है वो अभी पॉपुलैरिटी के हिसाब से नहीं दिखता है। तो आपकी स्थिति से कौन से नजरिए से देखते हैं? मैं, ऐसा है, उस जमाने में क्या हुआ था कि जब रेडियो सिलोन शुरू किया था मैंने, गीतमाला का ये काउंटडाउन प्रोग्राम, हिट परेड शुरू हुआ था, उस जमाने पर में ऑल इंडिया रेडियो में फिल्मी गाने नहीं बजते थे शुरू में, और टेलीविजन तो था ही नहीं। तो एक ही माध्यम था फिल्मी गीतों का, और वो था रेडियो सिलोन, सबसे ज्यादा पॉपुलर माध्यम। तो एक ही स्टेशन से हम सारा एशिया भी कवर करते थे, और अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट तक भी प्रोग्राम पहुंचता था। तो बहुत छा गया था संगीत भी उस जमाने में, क्या जबरदस्त था साहब। अब धीरे धीरे फिर विविध भारती भी शुरू हुआ, फिर और प्रोग्राम भी शुरू हुए। अभी टेलीविजन पर हर स्टेशन पर अपना अपना हिट परेड, काउंटडाउन प्रोग्राम चलता है। तो काउंटडाउन की अहमियत इतनी ज्यादा नहीं रही। और दूसरे ये कि विविध भारती भी थोड़ा थोड़ा छांव में थोड़ा आ गया, क्योंकि टेलीविजन बहुत छा गया है। मगर विविध भारती के भी जो सुनने वाले बड़े शहरों में शायद कम हो, छोटे शहरों में तो बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो के प्राइमरी चैनल्स हैं, वो भी लोग बहुत सुनते हैं। लेकिन एडवर्टाइजर्स जो है वो वहां तक कम ही पहुंचते हैं। पता नहीं गलती किसकी है, जिसकी भी गलती हो सुधारिए, क्योंकि ये हमारे देश में बहुत जबरदस्त माध्यम है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अमीन भाई, बीकानेर से फोन है जितेंद्र का। वाह वाह। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सयानी साहब। हाँ जी, मैं जितेंद्र बोल रहा था। जितेंद्र। हाँ जी, बीकानेर राजस्थान से। बोलिए। तो ऐसा है, बिना का गीतमाला से आपकी आवाज सुनते आए हैं। आपका अंदाजे बयां और बोलने का लहजा काबिले तारीफ है।
अब आप नवयुवकों को ये बताइए कि इस विषय में प्रैक्टिस करते समय कैसे क्या करना चाहिए, एंकरिंग करनी है या ब्रॉडकास्टर बनना है तो उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए और अच्छा, अगर आप बिना का सुना करते थे, फिर सिवा का गीत माला सुनना शुरू किया और अब कोलगेट सिवा का गीत माला सुन रहे हैं या सुना करते थे, तो आपको मेरी आवाज सुनकर ये पता लगा होगा हाँ जी, कि 2-3 चीजें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हाँ जी, जैसे एक तो बोलते हुए हाँ जी, अगर आप स्क्रिप्ट ना ही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, रेडियो की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, टेलीविजन पर तो स्क्रिप्ट होती नहीं, सामने आता रहता है। मगर अगर स्क्रिप्ट के साथ भी बोले तो कभी लगना नहीं चाहिए कि आप स्क्रिप्ट से बोल रहे हैं। अच्छा जी, जहां तक हो सके तैयारी पूरी कीजिए और फिर बिना स्क्रिप्ट के बोलने की कोशिश कीजिए। इससे ये लगेगा जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं। अब लगेगा कि बीकानेर के ये भाई हैं, वो मुझसे मेरे सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल लग रहा है। हाँ, तो भाई ये बात लगनी चाहिए कि आप एक आदमी के लिए बोले या 40 करोड़ के लिए बोले, लगे कि एक ही आदमी से बात कर रहे हैं। और साहब फिर उसमें जो मजा है, हाँ दूसरी बात ये है, जो भी बोले दिल से बोलिए। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, दिल की बात दिल से दिल तक, दिल से बोलिए, सच बोलिए। अगर आप किसी टूथपेस्ट का बखान भी कर रहे हो या किसी फिल्म का बखान भी कर रहे हो या किसी दर्द की दवा का बखान कर रहे हो या साबुन का बखान कर रहे हो, तो देख लीजिए कि वो बखान झूठ तो नहीं लग रहा है, वो ऐसा बखान तो नहीं है, ऐसी तारीफ तो नहीं है जो आपकी खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए एक दर्जा हासिल करना पड़ता है, अपने आप को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है कि हम वो कोई बात नहीं करेंगे जो झूठी हो या जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोले। हम बस हम मजा लेकर बोले, थोड़ी सी लिबर्टी लें, लेकिन हर चीज अपने एक दायरे में, शराफत और सच के दायरे में रखकर उसको बोलें तो और अच्छा रहेगा। और जब तक आप मन में ये जो बोल रहे हैं उसके बारे में मन में विश्वास न करें, तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप दिल से बोलना सीखें, सच बोलना सीखें, अच्छी तरह से बोलना सीखें। जिस जबान में बोलने वाले हों उस जबान के बारे में थोड़ा सा सीख ले, बोलचाल की भाषा, लिखित भाषा नहीं, क्योंकि लिखित भाषा सुनने के लिए आपको समझने के लिए आपको शब्दकोश की जरूरत होती, दिल की भाषा वैसी समझ में आ जाती। अमीन भाई, इस समय अनिल डोगरे का फोन है नारायण गांव से। हेलो अमीन जी, नमस्कार। नमस्कार अनिल। आपने मराठी भाषा में ब्रॉडकास्टिंग की है क्या? नहीं जी, मैंने बिल्कुल नहीं की है। अच्छा, आगे आप करेंगे? मैं अगर सीख लूं तो आप सिखाइए आकर बम्बई, तो मैं सीख लूंगा। धन्यवाद जी। अमीन भाई एक मिनट, आजकल मैं सिर्फ इतना कह पाता हूँ मराठी में कि अरे अरे आज माशी कुठे सीखली। अमीन भाई, जब प्रायोजित कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी तो उसकी शुरुआत आपके प्रोग्राम से हुई थी, तो वो पहला कौन सा प्रोग्राम था? ये बात जो तुम कर रही हो ना नीति, ये है विविध भारती की। विविध भारती के प्रोग्राम जब 1970 में शुरू हुए थे, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, तो पहला प्रोग्राम मेरा था, सैरडॉन के साथी उसका नाम था। इसमें सितारे आते थे और अपने मशहूर साथियों के बारे में बोलते थे। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, 4 वर्षों तक चला। उसके बाद तो आपने काफी हिट प्रोग्राम किए हैं, काफी सारे उस समय उसके बाद भी, और पहले सिलोन पर भी बहुत सारे प्रोग्राम किए। उसी में एक प्रोग्राम आपका था फिल्मी मुलाकात, जिसमें आप काफी फिल्म कलाकारों से भी मिलते थे। पहले वो फिल्मी मुकदमा था, अच्छा, उसके बाद फिल्मी मुलाकात हो गया, वो एस कुमार का प्रोग्राम था। इसमें कोई ऐसा आपका बेहतरीन प्रोग्राम जो आज भी उस आर्टिस्ट को आप याद करते हो? उसमें एक प्रोग्राम था जिसमें मुकदमा हमने नहीं चलाया था। अच्छा। हुआ ये था कि किशोर कुमार हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे कॉलेज के ज़माने से, वो किसी वजह से, वो बहुत लंबी कहानी मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा, किसी वजह से वो मुझे, हालांकि अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए मेरे पास आते थे मेरे स्टूडियो में, लेकिन वरना टरका दिया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक बड़ी दुर्घटना हुई फिल्मी दुनिया में, संगीत की दुनिया में। दादा बर्मन का देहांत हो गया। और दादा बर्मन उनके बड़े प्रिय गायक थे, प्रिय संगीतकार थे, और दादा को बड़ा प्यार था किशोरदा से। तो किशोरदा जो बड़े
अजीब से हड़बौंगी टाइप के बड़े मज़ेदार इंसान थे। उस दिन मैंने दादाजी के शव के पास उन्हें देखा, बड़े सीरियस, आंख में आंसू लिए बैठे थे। तो मैंने फिर चुपके से उनसे कहा, जब फ्यूनरल हो गया तो मैंने कहा किशोरदा आकर एक प्रोग्राम दीजिए आप बर्मन दादा पर। तो आकर उन्होंने बड़े गमज़दा एक अंदाज से, दुखी होकर बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम दिया। और इतने प्यार से उन्होंने बताया किस तरह दादा से मिलते थे, साथ गाते थे, क्या क्या मजाक करते थे। और आखिर में कहा उन्होंने कि चले गए दादा, बर्मन दादा। और कुछ गाने भी उन्होंने सुनाए गम के अंदाज में, जो स्क्रीन पर उन्होंने बड़े धूमधाम से गाए थे। तो बहुत प्यारा प्रोग्राम था मेरा। इस समय रांची से हमारे पास फोन है नीलम का। रांची मैं गया हूँ, बहुत खूबसूरत शहर है। हाँ जी बोलिए। हेलो। नीलम। हेलो अमीन अंकल। हाँ बेटे। नमस्कार। नमस्कार बेटे। जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा। आपके सारे रेडियो प्रोग्राम से सुनती हूँ। अरे क्या। मुझे आपसे पूछना था हाँ। कि क्या आप बचपन से ही आपके दिल में यही तमन्ना थी कि आप बड़े होकर उद्घोषक बनना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई और लक्ष्य या तमन्ना थी? मैं वैसे बन तो बचपन से गया उद्घोषक, ब्रॉडकास्टर, लेकिन तमन्नाएं बहुत थी भी और अब भी हैं। एक तो एक्टर बनने की तमन्ना जो कभी पूरी नहीं हुई। एक मैं गायक बनना चाहता था। मैंने गाना सीखा भी है और क्वायर में स्कूल में गाया भी करता था मैं। लेकिन एक जब मेरी आवाज़ फटी ना, मैं नौजवान हुआ तो आवाज़ फटी, तो उसके बाद मैं गा ही नहीं पाया। इसलिए मैं बस सुनता रहा और लोगों को सुनवाता रहा संगीत। एक और मेरे मन में बहुत तमन्ना है कि मैं लीडर बनूं बहुत बड़ा, क्योंकि हमेशा सोचता हूँ भाई उन बड़े बड़े नेताओं के पास जाने का मौका मिला था मुझे, उनके कदमों में बैठने का मौका मिला था। आज़ादी की तहरीक में जब वो अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहा था ना 42 का, तो अरुण असफ अली, अच्युत पटवर्धन वगैरह बड़े बड़े जो अंडरग्राउंड लीडर्स थे अंडरग्राउंड मूवमेंट के, वो हमारे घर भी छुपते छुपाते आया करते थे और खाना खाया करते थे। तो ये बहुत मेरे दिल में यह है कि मैं भारत का एक बहुत बड़ा नेता बनूं। लेकिन अब क्या बताऊं, बस कभी कभी नेताओं के कपड़े पहन लेता हूँ। बाकी अनाउंसर में ही ठीक हूँ। इस समय मुंबई से फोन है वितेश का। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ बोलिए। अमीन जी। जितेश बोलो। हेलो अमीन साहब। कैसे आप? मैं जोरों में हूँ, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आजकल आप क्या करते हैं? आजकल मैं बस बोल लेता हूँ अपने फैन से, जैसे आज बोल रहा हूँ आपसे। नहीं, लेकिन आप रेड एफएम पे आने वाले थे, तो कब से आने वाले? आने वाला था नहीं, आ गया हूँ 4 मई से। 4 मई से आज? हाँ, अभी संडे को। आप बम्बई से बोल रहे हैं ना? हाँ, बॉम्बे से बात कर रहा हूँ। 11 तारीख को, यानी कल सुनिए मेरा दूसरा प्रोग्राम। अच्छा। हाँ, 8 से 10 तक रात को। और अमीन भाई, हम बात कर रहे थे आपके उसकी, जब आपकी जो ख्वाहिश थी कि आप नेता बनना चाहते थे या हीरो बनना चाहते, लेकिन इसके पीछे आप किसके अपना गुरु मानते हैं या किसे अपना आदर्श मानते थे? जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, एक्टिंग में भी हमीद भाई मेरे बहुत अच्छे क्योंकि गुरु आदमी थे। सोचता कुछ है कि मैं बनूंगा ये, और बन कुछ और जाता है। तो हमीद भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा, एक्टिंग भी सीखी, ब्रॉडकास्टिंग भी सीखी, स्टेज कंपेयरिंग भी सीखी। हाँ, आपने बताया कि स्टेज भी आपने काफी किया है। स्टेज पे ड्रामे भी किया, ड्रामों की में भी वो डायरेक्ट उन्होंने हमें बहुत किया। तो वो बड़े अच्छे डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे। अच्छा। तो उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा, प्रेरणा पाई। मैं ब्रॉडकास्टिंग में तो खैर जो भी मैंने पाया उन्हीं से पाया ज़्यादा। इसके अलावा जहाँ तक देश का ताल्लुक है तो फिर वो तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी कि माताजी भी, हमारे पिताजी भी, हमारे नाना और पर चाचा, ये सब मूवमेंट से जुड़े हुए थे आज़ादी के। अब मैं हमेशा सोचता था, क्योंकि मैंने ऐसे स्कूल में, ऐसे 2 स्कूलों में मैंने पढ़ाई की, एक तो न्यूयारा स्कूल बम्बई का और एक सिंधा स्कूल ग्वालियर का। दोनों में ये तमाम धर्मों की इज्जत, तमाम धर्मों की का मिलन सम्मिलन था, और अच्छी अच्छी चीज़ें हमने हर धर्म की सीखी। और जो मेरे जीवन का आधार है वो है, एक तो कुरान शरीफ में जो आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी तारीफ उस खुदा की जो कि सारी दुनिया का परवरदिगार है।
तो रब्बिल आलमीन कहा है, यानी सारी सृष्टि का रब भगवान, ये नहीं कहा मुसलमानों का सिर्फ है। उसी तरह ऋग्वेद में एक पंक्ति है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, तो मतलब भगवान एक ही है, उसको हम अलग अलग तरह से देखते हैं। देखा जाए तो गीता में भी कहा हुआ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सबको छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो जब अलग अलग हमारी धार्मिक किताबों में इशारे हैं कि हम एक ही हैं, भगवान एक ही है, तो फिर हमें झगड़ा क्यों भाई? और जो झगड़ा करवाता है उनसे कहो कि भाई तुम गलत कर रहे हो। इससे झगड़े पैदा करने से देश टूटेगा। और वो जैसे शायर ने कहा है कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये जमाना आ रहा है, देखिए, संभलिए, एक हो जाइए, प्यार कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री भी आजकल देखिए कितनी कोशिश कर रहे हैं दोस्ती बढ़े हैं। ये तमाम धर्मों में, तमाम अलग अलग अमीरों गरीबों में एकता अगर बढ़ने लगे तो सबका फायदा हो। हमारे देश में एक खास बात बताऊं आपको, इतना वेस्टेज होता है, इतनी चीजें जाया होती हैं, पानी, बिजली, अन्न और भी बहुत सारी चीजें। अगर हम इन्हें रोकने की कोशिश करें तो जितनी कमियां हमारे शॉर्टफॉल्स हैं हमारे देश में, सब खत्म हो जाए और धन बढ़े, हम मजबूत होते जाएं, सबको काम मिले, सबको खाना मिले, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले। तो ये इसकी बजाय क्या होता है कि कुछ लोग अमीर बनते जाते हैं, कुछ लोग गरीब से गरीब होते जाते हैं, अनाज जमा होता है, सड़ता है और बेचारे गरीबों को खाना नहीं मिलता। ये गलत बात है सर। तो अभी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि लीडर बनूं चाहे ना बनूं, लेकिन कुछ लोगों को एकत्रित जरूर कर रहा हूं जो सोच रहे हैं अपने देश का दर्द जिनके दिल में अब तक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये सब मिलकर काम करें, मजा भी आएगा, धूम भी मचाएंगे, हंगामा भी करेंगे, हंसे बोलेंगे भी। चलिए हम फोन ले लेते हैं, मुंबई से है फोन भी लेंगे विजय चौधरी का। जी हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए, अपना सवाल कीजिए। जी मैं अमीन भाई का शागिर्द विजय चौधरी। विजय चौधरी बोल रहे हैं जी। अरे अरे अरे, तुम जानती हो ये कौन है? ये बहुत ही बेहतरीन गायक है और साथ ही साथ ऑल इंडिया रेडियो के बहुत जबरदस्त अनाउंसर रह चुके हैं। हाँ हाँ, बहुत गजब के आदमी है। हाँ भाई विजय, क्या हाल है? भाईजान आदाब के आदाब, बहुत मेहरबानी आपकी। जीते रहो। एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज है, उसने आवाज में आवाज मिला दी थी कभी, आज तक खत्म ना मौसीकी ये जज्बात हुई। अरे वाह वाह वाह, क्या जो आपके साथ प्रोग्राम्स किए हैं उनकी याद आ गई मुझे। अच्छा, और मुझे एक सवाल करना है। हाँ बोल। कि जो एफएम पर जिस तरह की जबान कैजुअली इस्तेमाल होती है, हाँ। क्या वो डिजायरेबल है? इसका हमारे सुनने वालों पर पॉजिटिव असर है या कहा जा सकता है कि वो भ्रष्ट करने में मददगार है? भाई ऐसा है कि वो जबान अच्छी लगती है लोगों को जो जिससे कि लगे कि साहब ये हमारी भाषा है, हम मिलजुल कर बोल रहे हैं। अब जैसे जब मैंने शुरू किया था बोलना तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो टांग खिंचाई करते थे कि ये कैसी भाषा बोलते हो भाई, तुम ये इसमें अंग्रेजी भी आ जाती है और मराठी भी आ जाती है और गुजराती भी आ जाती है, ये कोई भाषा है? तुम हिंदी की इतनी ज्यादा हत्या क्यों करते हो? ये पता है किसने कहा था मुझे? इसी दूरदर्शन में मेरे बड़े प्यारे लेखक और थिंकर और अनाउंसर कमलेश्वर जी, उन्होंने अपने प्रोग्राम में परिक्रमा में ये कहा था कि अमीन भाई आप क्यों भाषा की ऐसी हत्या करते हैं? तो थैंक गॉड मुझे जरा कुछ सूझबूझ उस वक्त आ गई, मैंने बचाव इस तरह किया। मैंने कहा देखो मैं जो बोलता हूँ बड़ी सरल भाषा है, क्योंकि मैंने कुछ और सीखा ही नहीं, मैंने वही भाषा सीखी जो मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत, और अलग अलग भाषाओं से छन छन कर जो मुझ में थोड़ी सी समझ आ गई वो बोलता हूँ। और ये कम्युनिकेशन की भाषा जो है ये दो पहियों की गाड़ी है, इसमें एक पहिया बड़ा और एक छोटा हो जाएगा तो गाड़ी लुढ़क जाएगी। और इसीलिए जरूरी है कि हम जो बोले, जिससे बोल रहे हो वही भाषा बोले। अब जाहिर है कि भाषा का ज्ञान आजकल कम होता जा रहा है, इसलिए हम खिचड़ी बनाकर, फिर वही खिचड़ी तो एक जमाने में होती थी उसको फिर खिचड़ी बनाकर हम हिंग्लिश
बोला करते हैं, जिसमें समटाइम्स सम इंग्लिश वर्ड्स कम इन, और कभी कभी ये होता है कि व्हाई आर यू नॉट ट्राइंग टू से समथिंग व्हिच पीपल विल अंडरस्टैंड, यार व्हाई है। तो फिर ये आजकल कॉलेज में बोली जाती है जबान, ठीक। तो भाई वो भी भाषा सही है विजय, और वो हम दोनों जो बोलते हैं, और खासकर तुम बोलते हो इतनी अच्छी उर्दू बोलते हो, इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो, मैं तो वही जरा बोल देता हूँ मुंबई वाले की तरह। तो ये भी भाषा ठीक है, वो भी भाषा ठीक है। भाषा वो है जिससे कम्युनिकेशन हो, यहाँ से वहां तक बात पहुंचे। और चूंकि तुमने शेर कहा, मैं एक शेर जरूर इनको सुनाऊंगा। गालिब का शेर है, जो कि ये भी मेरे कम्युनिकेशन के जीवन का आधार है। और ये है कि या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात है, या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जनो दे मुझको ज़बां और। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़बान इतनी अच्छी हो, पावरफुल हो, कि मैं लोगों के दिलों तक पहुंचूं। विजय, तुम्हारे दिल तक पहुंचा कि नहीं? वो सुन रहे होंगे इस समय। अच्छा। जी अमीन भाई, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आजकल रेडियो विविध भारती है या दूसरे एफएम है या दूसरे जो स्टेशन है, जो हमारे दूरदर्शन है या दूसरे चैनल्स हैं, तो इसमें किस तरह का बदलाव आना चाहिए, या जो चल रहा है वो सही चल रहा है? नहीं, जो चल रहा है वो बहुत सही नहीं चल रहा है। इसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो यह है कि वैरायटी ज्यादा होनी चाहिए। अब जैसे एफएम के जितने स्टेशंस हैं, उनके सारे अनाउंसर लगते हैं एक ही तरह से बोल रहे हैं, गाने भी बज रहे हैं तो एक ही तरह के गाने बज रहे हैं। इसलिए मेरा प्रोग्राम जो एफएम पे शुरू हुआ है, उसमें लगता है कि यार चलो अलग तो है। हर इंसान, हर उद्घोषक, हर प्रेजेंटर अपना अपना एक स्टाइल रख सकता है या रख सकती है। हर एक के जीवन में जो जो चीजें आई हैं, वो शायर ने कहा है ना कि दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। तो हम जो कुछ पाते हैं जिंदगी से, वो हमको देना चाहिए। जब तक हम देंगे नहीं अलग अलग स्टाइल से, अपने स्टाइल से, तब तक हम किसी की नकल करते रहेंगे, नकलची बन जाएंगे, फिर कोई हमें याद नहीं करेगा। एक तो ये जरूरी है। दूसरे प्रोग्रामों में भी ये विविधता आनी चाहिए, एक सरलता आनी चाहिए, एक मिठास आनी चाहिए, एक इनफॉर्मेलिटी भी आनी चाहिए जहां जहां जरूरी हो, ताकि लोग मजे लेकर सुने, इसमें इन्वॉल्व हो जाए। अमीन भाई, हमारा कार्यक्रम खत्म हो रहा है समय। अच्छा। हम आपका यहाँ स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।